FM लाइफलाइन लाइफलाइन लाइफलाइन। आज के FM लाइफलाइन कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर राजेश विजयवर्गीय, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, PGI चंडीगढ़। डॉक्टर विजयवर्गीय, हम आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर विजयवर्गीय, हम आपसे बहुत सी बातें करेंगे कि किस तरह हम अपने हृदय को स्वस्थ रखें और किस तरह हम अपनी ज़िंदगी तरोताज़ा जिएं। आजकल कहते हैं कि हार्ट अटैक बढ़ गया है और यंगस्टर्स में, जवान लोगों में बहुत बढ़ गया है। ये क्या कारण है कि इस समय ये हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं? यंगस्टर एज लेस देन 40 में हार्ट अटैक होना आम बात हो गई है। अगर हम PGI का डेटा देखें तो करीब 5% पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें हमें लेस देन 40 इयर्स पे या मीनोपॉज से पहले वाली फीमेल पे कोरोनरी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करनी होती है। तो ये बड़ा फ्रिक्वेंट हो गया कि यंगर पीपल आर हैविंग हार्ट अटैक, हार्ट की नाड़ियों में ब्लॉक है और उसके लिए हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसके कुछ रीज़न हैं: फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, स्मोकिंग, डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। तो अगर इन रिस्क फैक्टर को कंट्रोल किया जाए, इसका टाइमली ट्रीटमेंट करा जाए, तो इससे यंगर एज में हार्ट प्रॉब्लम को रोका जा सकता है और इससे इंडिविजुअल को तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन मैं समझता हूँ कि सोसाइटी को भी एडवांटेज मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, एक आम इंसान को जो कि एक साधारण ज़िंदगी जी रहा है, नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है, बहुत फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, उसको कैसे पता चलता है कि हाँ, उसको कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो रही है या हार्ट अटैक हो रहा है? आम आदमी जो कि अपनी रूटीन होम या ऑफिशियल एक्टिविटी में बिजी है, यूजुअली इग्नोर करता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको सांस फूलने लग गया, आप सोचते हैं कि नहीं ये वैसे ही हो गया। तो ये कुछ सिम्टम है, जैसे ज़्यादा तेज़ चलने से सांस फूलना, छाती में भारीपन होना, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त दिक्कत होना, बीच में रुक के सीढ़ियाँ चढ़ना। ये कुछ प्रिलिमिनरी या अर्ली सिम्टम है हार्ट डिजीज़ के। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो आगे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह के अगर किसी को सिम्टम है, जैसे कि सीने में दर्द होना, भारीपन होना, तेज़ चलने से दर्द का बढ़ना, रुकने से ठीक होना, जीभ के नीचे सबलिंगुअल नाइट्रेट की जो टैबलेट है वो रखने से सीने के दर्द में फ़ायदा होना, ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो हमें सजेस्ट करती है कि शायद अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ है। तो उस समय आप ECG कराएं, अपने फिजिशियन से मिलें और उसकी एडवाइस के अकॉर्डिंगली आगे काम करें। डॉक्टर साहब, हम यूं ही चर्चा जारी रखेंगे। एक श्रोता है जो हमारे से बात करना चाहते हैं, आइए उनसे बात करें। हेलो, कार्यक्रम FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम उमेश कुमार है जी। उमेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सेक्टर 38 से बात कर रहा हूँ जी। हाँ जी उमेश जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सर, जैसे कि ना मेरे ना जैसे ना हार्ड होता है ना, कभी कभार यहाँ पे दर्द होता है जी। उमेश जी, उम्र कितनी है आपकी? मेरी 32 है जी। और स्मोकिंग, हाइपरटेंशन या डायबिटीज़? नहीं तो 32 की उम्र पे हार्ट अटैक या हार्ट की नाड़ियों में ब्लॉक होना तो अनलाइकली है, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि एक ECG करा लें, एक इको करा लें। उससे हमें पता लग जाएगा कि अंडरलाइंग हार्ट की प्रॉब्लम है नहीं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम आपको एडवाइस कर देंगे। ECG कराने से हो जाएगा सर? ECG से हाँ, कुछ हद तक हमें पता लग जाएगा। अपने फिजिशियन से एक बार मिलके उसे भी दिखा दें। एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, उसमें हम एग्जामिन करके भी देख लेते हैं कि कार्डियक है या नॉन कार्डियक रीजन है पेन चेस्ट का। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। आप बता रहे थे सिम्टम्स के बारे में, जब किसी को हार्ट अटैक होता है, सीने में दर्द हो रहा है, तो और क्या क्या उसके साथ साथ? सीने में दर्द के अलावा कई बार मरीज को काफ़ी ज़्यादा पसीने आना, घबराहट होना, चक्कर आना। कई बार ये सीने में दर्द जाह में भी रेडिएट होता है, या लेफ़्ट आर्म में रेडिएट हो रहा है, या पेट में रेडिएट हो रहा है। तो ये इस तरह के कुछ सिम्टम हैं। सांस का फूलना, ये कुछ सिम्टम है जो कि सजेस्ट करते हैं कि शायद हार्ट की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर इस तरह के सिम्टम हो तो आप घर पे बैठ के दूसरी देसी दवाई या दूसरे नुस्खे न आजमा के उसी समय अपने लोकल फिजिशियन, जो नियर बाय फिजिशियन, उससे मिलें, उसे एग्जामिन कराएं, एक ECG कराएं एटलीस्ट, जिससे हमें टाइमली पता लगे कि हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है और उसके अकॉर्डिंगली हम फिर ट्रीटमेंट आपको दे सकें। डॉक्टर साहब, अगर किसी मरीज़ में ऐसे कुछ लक्षण हो तो डॉक्टर तक पहुंचने से पहले उस पीरियड में उसे क्या करना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि घर पे दूसरे नुस्खे लेने से पहले डॉक्टर के पास पहुँचने की कोशिश करें।
आपके पड़ोस में जो भी क्लिनिक है जहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल हैं, अगर आप उसके पास जाएंगे तो बेटर रहेगा। एम्पेरिकली एस्प्रिन की टैबलेट देने में हमें यह हार्म होता है कि उससे ब्लीडिंग के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो मैं यह नहीं कहूँगा कि अगर आपको सीने में दर्द है, जो कि कई बार गैस्ट्राइटिस से भी हो सकता है, तो बिना फिजिशियन की सलाह के, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिकेशन सीने में दर्द के लिए आप स्टार्ट ना करें। अगर आप हार्ट के मरीज़ ऑलरेडी हैं और आपको एडवाइस करा गया है कि सीने में दर्द हो तो सॉर्बिट्रेट की टैबलेट लेनी है या दूसरी कोई टैबलेट लेनी है, तो वो एडवाइस आप ज़रूर फॉलो करें। डॉक्टर साहब, हम यूं ही चर्चा जारी रखेंगे। एक और श्रोता हमसे बात करना चाहते हैं। हेलो, अपना नाम बताइए। सर, मैं साक्षी गर्ग बोल रही हूँ संगरूर से। हाँ जी साक्षी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर राजेश विजयवर्गीय हमारे साथ हैं स्टूडियो में। सवाल पूछिए अपना। सर, मेरे पापा को ना जनवरी में सर हार्ट अटैक हुआ था। सर वो उनकी ना सर एलएडी लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग में सर 90% ब्लॉकेज थी और सर उनको इंटीरियर वॉल एमआई डायग्नोज हुआ था, तो उनका सर कोरोनरी बाईपास सर्जरी हुई थी। तो सर मेरा क्वेश्चन था कि उनकी ना हार्ट रेट 57, 58 सर ऐसे रहती है, 54 सर, ये मतलब वरी करने की बात है, जैसे कम हो जाती है 54 चली जाती है। हार्ट अटैक के पेशेंट में हम यूजुअली हार्ट रेट को कम करना चाहते हैं, तो या तो किसी दवाई की वजह से हार्ट रेट कम है, अदरवाइज़ 54 की हार्ट रेट कोई चिंता का विषय नहीं है। फिर भी अपने फिजिशियन से सलाह लेके एक ईसीजी करा लें और अगर ज़रूरत पड़े तो एक होल्टर का टेस्ट करा लें। उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि मिनिमम हार्ट रेट कितनी है। अगर वो काफ़ी कम है तो उस कंडीशन में हमें कोई ट्रीटमेंट अलग से देना होता है। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका शुक्रिया। एक और श्रोता लाइन में है, उनसे बात करेंगे। हेलो, कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है जी, मैं पंचकुला से बोल रहा हूँ। देवेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरे मदर जो है वो 76 इयर्स ओल्ड है। सीआरटीपी डिवाइस उनको लगी थी सर 2016 में। हार्ट उनका 15% वर्किंग था, रजिस्टरिंग हो चुका था उस टाइम जी। तो सर मेरे को एक चीज जाननी थी कि जैसे उनको इस कभी कभी काफी प्रॉब्लम आ जाती है, बीच में हम लोग अटेंड नहीं कर पाए न पीजीआई क्योंकि ओपीडी वगैरह नहीं थी। सर उनको जो है ना भूख एकदम से गायब हो जाती है, लेकिन पिछले 1 साल से अब ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है। अभी आप एक बार पीजीआई में आके चेकअप करा लें। आप ओपीडी खुल गया है तो आप जो भी फिजिशियन है उनसे मिलके डिवाइस का चेकअप करा लें। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। डॉक्टर साहब, पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि पहले कोविड वेव आई, फिर दूसरी कोविड वेव आई और दूसरी कोविड वेव में बहुत से लोगों को नुकसान भी पहुंचा, कईयों की मृत्यु हुई। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको पहले से जो दिल के मरीज़ हैं वो कहते हैं उनको ज़्यादा कोविड से खतरा है, उसके बारे में बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोविड इन्फेक्शन की कॉम्प्लिकेशन और उसकी वजह से मृत्यु की दर कुछ मरीजों में काफ़ी ज़्यादा है। उसमें हार्ट के मरीज़, फेफड़े की बीमारी के मरीज़, रीनल फेलियर के मरीज़, तो ये कुछ सबसेट ऑफ पेशेंट हैं जिसमें कि अगर कोविड इन्फेक्शन होता है तो आपके सीसीयू में एडमिशन की रेट ज़्यादा है, वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़्यादा है और मृत्यु की दर भी ज़्यादा। तो इन सबसेट ऑफ पेशेंट में स्पेशली जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको मेरी ये सलाह है कि आप प्रॉपर कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें और जब तक हो सके कोशिश करें कि कोविड का इन्फेक्शन ना हो। और बेटर है कि आप सभी हार्ट पेशेंट कोविड इम्यूनाइजेशन करा लें, जिससे अगर कोविड का इन्फेक्शन हो तो उसकी सीवियरिटी आपको कम हो। दूसरा ये है, कोविड की वजह से एज सच भी कार्डियक कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अगर कोविड करके पेशेंट सीसीयू में, आईसीयू में एडमिट होता है तो हमने स्टडी में ये पाया गया है लिटरेचर में कि 25% मरीज़ में कार्डियक इन्वॉल्वमेंट होता है। तो चूंकि कार्डियक इन्वॉल्वमेंट काफ़ी फ्रिक्वेंट है तो अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ किसी को है और कोविड हो गया, या किसी को अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ नहीं है, हार्ट डिजीज़ का नॉन पेशेंट नहीं है बट कोविड हो गया है, उम्र ज़्यादा है, तो उनको फिजिशियन से मिलके अपने हार्ट का चेकअप करा लें कि एवरीथिंग इज़ फाइन। डॉक्टर साहब, अगर किसी को कोविड होता है और उसके बाद जब वो ठीक हो जाता है तो क्या तब भी उसको कोई कार्डियक सिम्टम्स रहते हैं या हार्ट अटैक आने का कुछ डर रहता है क्या? ऐसा पाया गया है कि कोविड इन्फेक्शन ठीक होने के बावजूद भी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि कोविड एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जिसमें पूरे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है
और कुछ मरीजों में ये पाया गया कि ये इन्फ्लेमेशन काफ़ी टाइम तक 4 महीने 6 महीने तक चलता है। तो उस कंडीशन में कोविड ठीक होने के बावजूद भी ये कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क रहता है। ये कॉम्प्लिकेशन कार्डियक कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जिसमें हार्ट अटैक होना, हार्ट की रिदम का ख़राब होना, हार्ट का फंक्शन जिसे कि हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं वो कम होना, या ब्लड की वेसल में ब्लड का क्लॉट बनना। तो ये सब मैनिफेस्टेशन की वजह से मरीज को एवन आफ्टर कोविड की रिकवरी के कार्डियक या ब्लड क्लॉट बनने की प्रॉब्लम से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए कोविड इन्फेक्शन के बाद में आपको अपने जनरल फिजिशियन से ओपिनियन ले लेनी चाहिए फॉर किसी भी तरह के सिम्टम जैसे पैल्पिटेशन होना या हार्ट रेट कम होना या सांस फूलना। उसके लिए हमारे पास ईसीजी, होल्टर, इको के टेस्ट हैं, उससे हमें आइडिया लग जाता है कि कोविड की वजह से हार्ट में कितना डैमेज हो गया और उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है तो उसमें एस्प्रिन या दूसरी कुछ खून पतला करने की दवाइयाँ हैं, वो कितने समय तक कितने ड्यूरेशन तक और किस डोज में देनी है वो भी आपको फिजिशियन अकॉर्डिंगली एडवाइस कर सकता है, जिससे कि पोस्ट कोविड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। डॉक्टर साहब, हम यूं ही चर्चा जारी रखेंगे। एक और श्रोता हमसे बात करना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार, अपना नाम बताइए और बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं मेजर विजय आर्य बोल रहा हूँ मोहाली से। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा एक थोड़ा क्लियर था, करना था, पूछना था कुछ आपके हार्ट के बारे में। जी पूछिए प्लीज। अच्छा, ऐसा सर, मेरे को ना कई साल पहले आर्य समाज में बैठे हवन कर रहे थे, तो थोड़ा सा हल्का सा अटैक आया, तो मेरे को फटाफट घर ले आए मोहाली। तो बच्चे ले गए मेरे को यहाँ IVY हॉस्पिटल में। वहाँ मेरा जब BP बहुत हाई था, 250 से ऊपर था जी। तो ये BP के कारण भी हार्ट अटैक का कुछ देता है सर ज्यादा? हार्ट अटैक के कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, उसमें हाई ब्लड प्रेशर भी एक रिस्क फैक्टर है। अच्छा, तो मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, मेरे को उसके कारण आज तक एक हाथ मेरा सुना और एक बाई आंख उसकी प्रॉब्लम है, वो आज तक ठीक नहीं हो रही सर। इसको 5-6 साल हो गए। नहीं, वो सुन रहने का या तो हो सकता है माइनर सा पैरालिसिस हुआ हो उस समय हार्ट अटैक के साथ, तो उसके लिए आप न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट PGI में एक बार कंसल्ट कर लें, तो वो आपको अकॉर्डिंगली एडवाइस कर दे। मेजर आर्या, आपको एक छोटी सी सलाह है। आप तो फौजी हैं और बहुत दिलचस्प इंसान लगते हैं। पहले आप मेजर साहब न्यूरोलॉजी में दिखाइए, और न्यूरोलॉजी में दिखाने के लिए आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन कर? हाँ जी, PGI की वेबसाइट पे जाइए, उस डिपार्टमेंट में रजिस्टर कीजिए और फिर वहां जाके दिखाइए। कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो। हाँ जी। कार्यक्रम FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। मैं इंद्रजीत सचदेवा अम्बाला से बोल रहा हूँ। हाँ जी सचदेवा साहब, आपका स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। सर ऐसे है, मैं करीब 2002 से हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ जी, और रेगुलर मेडिसिन ले रहा हूँ। पहले मेरा ब्लड क्रिएटिनिन जो है नॉर्मल बिल्कुल 0.96 पर चल रहा था जी, लेकिन 1.5 साल से जब भी मैं टेस्ट करवाता हूँ तो मेरा ब्लड क्रिएटिनिन इंक्रीज ही आता है, अब 1.25 पे पहुंच गया है। क्रिएटिनिन बढ़ने का रीजन ये हो सकता है कि या तो गुर्दे की कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन है तो उसका गुर्दे पे भी इफेक्ट होता है। मेरी आपसे ये सलाह है कि चूंकि क्रिएटिनिन पहले से बढ़ गया है, उसके लिए एक बार नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में PGI में दिखा दें, एक अल्ट्रासाउंड किडनी का करा के और लेटेस्ट क्रिएटिनिन रिपोर्ट के साथ, तो वो आपको फिर अकॉर्डिंगली एडवाइस कर देंगे फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, ये एंजियोग्राफी कराते रहना चाहिए रेगुलर? नहीं, एंजियोग्राफी नहीं, वो जैसे आपका फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट एडवाइस करता है उसके अकॉर्डिंगली करना है। एंजियोग्राफी रूटीन में कराने की ज़रूरत नहीं है। एंजियोग्राफी के अलावा भी कुछ टेस्ट होते हैं हमारे पास, जिनको कि हम स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं। TMT हो गया, स्ट्रेस थैलियम, उससे हमें पता लग सकता है कि हार्ट की ब्लॉकेड है या नहीं है। हम तो यही चाहेंगे कि आप स्वस्थ रहें और ठीक ठाक रहें और समय से डॉक्टर की सलाह लेते रहें। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जैसे पहले जिक्र किया था कि कार्डियक पेशेंट्स की
संख्या बढ़ रही है पीजीआई में, तो किस किस तरह के कार्डियक पेशेंट्स खास तौर पर आते हैं? कार्डियक पेशेंट हमारे पास 3-4 तरह के, मेन तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक के पेशेंट है, वो मेन पेशेंट है। बाकी कुछ दूसरे पेशेंट भी होते हैं जैसे रूमेटिक हार्ट डिजीज़, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। लेकिन जो पेशेंट का वर्कलोड है वो मेनली इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ या हार्ट ब्लॉक वाला है। चूँकि पीजीआई इस एरिया में एक टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट है, तो इसका कैटरिंग, इसका ड्रेनेज ऑफ द पेशेंट इस काफ़ी ज़्यादा है, और मुझे ऐसा लगता है कि डे बाय डे वो इंक्रीज़ ही हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया हार्ट ब्लॉकेजेस का, हार्ट वेसल्स में ब्लॉकेज हो, तो क्या हर ब्लॉकेज के लिए कोई सर्जरी या ऑपरेशन करना पड़ता है कि और तरह के भी इलाज संभव है? बड़ा सही क्वेश्चन पूछा है संजीव जी आपने। हर ब्लॉकेज का उसको खोलना या बाईपास सर्जरी करना इंडिकेशन नहीं होता। कुछ ब्लॉकेज होते हैं जो कि बड़े माइनर होते हैं, वो मेडिकली मैनेज हो सकते हैं। कुछ ब्लॉकेज इतने सीवियर होते हैं कि ना उसमें एंजियोप्लास्टी की जा सकती है, ना बाईपास सर्जरी की जा सकती है। लेकिन इसके लिए मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपने फिजिशियन या ट्रीटिंग कार्डियोलॉजिस्ट से ओपिनियन लें। उनसे एक सवाल ज़रूर पूछें, क्या ये जो भी ब्लॉकेज है ये मेडिकली मैनेज हो सकता है विदाउट हैविंग एनी सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। सर्टेनली कुछ ब्लॉकेज ऐसे हैं जो कि मेडिसिन से काफ़ी लॉन्ग टर्म तक सालों साल मैनेज किए जा सकते हैं। तो हर ब्लॉकेज को ठीक करना एंजियोप्लास्टी से या बाईपास सर्जरी से इंडिकेटेड नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे यही सलाह दूंगा कि ये सब डिसीजन आप अपने फिजिशियन के साथ मिल के लें, ना कि अपने इंडिविजुअल ले पे डिसाइड करें कि नहीं, दिस ब्लॉकेज कैन बी टेकन केयर बाय मेडिकल ट्रीटमेंट बाय माई सेल्फ एंड गोइंग अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ फिजिशियन। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमसे बात करना चाहते हैं, आइए उनकी भी शंका दूर की जाए। जी, हेलो, कार्यक्रम FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। हाँ जी, मैं मीना बोल रही हूँ मानसा से। हाँ जी मीना जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्ते। हाँ नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, है ना, मेरे छाती में बहुत दर्द होता रहता है, ठीक है ना जी। और मैंने पहले दिखवाया था, मतलब ECG भी करवाई थी जी। लेकिन उसमें ECG में तो कोई मेरे खराबी नहीं आई थी। हाँ। लेकिन फिर भी है ना मेरे दर्द बहुत होता रहता है, और है ना, मतलब क्या कारण हो सकते हैं, मैं है ना, और मैं जैसे मैं ब्लाइंड भी हूँ, ठीक है ना, तो मैं ब्लाइंड हूँ तो मेरे चेकअप और भी करवाया था मैंने, और मेरे थायराइड भी है, और ये आयरन और खून की कमी ये बताते हैं। आपकी उम्र कितनी है और कोई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है? नहीं जी, ब्लड प्रेशर डायबिटीज तो नहीं है, उम्र मेरी 40 के आसपास है। और ये सीने में दर्द आपको कब से है? हो गए, मतलब 4-5 महीने तो हो ही गए हैं। हाँ। मैंने दिखाया भी है, सारा कुछ करवाया है, जांचें और भी करवाई थी तो मैंने। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपनी सब जांचें और रिपोर्ट लेके या तो लोकल फिजिशियन से मिल लें या पीजीआई में आ जाइए। तो कुछ टेस्ट हैं लाइक ECG को, वो करके हम देख लेंगे और फिर डिसाइड कर लेंगे कि जो आपका दर्द है वो बेसिकली हार्ट से रिलेटेड है या इसकी कोई और वजह है, और उसके हिसाब से इलाज स्टार्ट कर देंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ मैं जानना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने फ़ोन किया, ये ब्लाइंड हैं, तो क्या कोई ऐसी भी व्यवस्था है पीजीआई में कि जो लोग हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए अलग से लाइन या अलग से रजिस्ट्रेशन हो? लेकिन एक बार पर्सनली आना पड़ेगा, और हर बिल्डिंग में पीजीआई में एक हेल्पिंग डेस्क है, वहाँ पे हमारा पीजीआई का डेप्यूटेड बंदा था, ही इज़ देयर टू हेल्प आउट द नीडी पीपल। तो आई एम श्योर कि आपको भी हेल्प मिलेगी और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्रायोरिटी पे OPD में हो जाएगा। आप ऐसा कीजिए, आप किसी की सहायता से पीजीआई की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर अपने आप को आप रजिस्टर करवा लीजिए कार्डियोलॉजी विभाग में। जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन हो आप उस दिन पीजीआई आइए, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया है वहाँ पर हेल्प डेस्क के आप जाइए, वहाँ आपको पीजीआई के जो भी हेल्प डेस्क है वहाँ पहुँचिए और किसी भी तरह की उनको जो ज़रूरत है बताइए, आपको ज़रूर वहाँ मदद मिलेगी। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, वो कौन सी स्टेज होती है जब आप कहते हैं कि हाँ अब सर्जरी करवाना अवश्य है, या कहीं ऐसी भी स्थिति होती है कि जहाँ दो माइंड्स होते हैं कि यहाँ
इंटरवेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर दिल की नाड़ियों में ब्लॉक होता है तो इसके 3 ट्रीटमेंट है। एक मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिसिन भी हमारे पास काफ़ी अच्छी आ गई हैं, उससे सिम्टम्स कंट्रोल किए जा सकते हैं। कई स्टडीज़ हैं उसमें ये बताया गया है कि मेडिकल ट्रीटमेंट इंटरवेंशन के इक्विवेलेंट है। तो एक तो हो गया मेडिसिन, फिर दूसरा आता है रिवैस्कुलराइजेशन, जिसमें हम ब्लॉकेट को ठीक करते हैं। उसके 2 तरीके हैं, या तो हम कोरोनरी एंजियोप्लास्टी और स्टेंट लगा के उसको ठीक कर दें, या बाईपास सर्जरी। किस मरीज में एंजियोप्लास्टी इंडिकेटेड है, किस में बाईपास सर्जरी इंडिकेटेड है, ये डिपेंड करता है कि कितने ब्लॉकेट हैं, कितने लंबे ब्लॉकेट हैं। एक हमारे साइंटिफिक टर्म है सिंटैक्स स्कोर। वो सिंटैक्स स्कोर 32 से ऊपर होता है तो हम कहते हैं कि नहीं, ये CABG के लिए बेटर। सिंटैक्स स्कोर अगर 32 से कम है तो वो हम कहते हैं कि नहीं, इसमें एंजियोप्लास्टी। तो ये कुछ साइंटिफिक क्राइटेरिया है, उससे डिसीजन हो सकता है। अगर किसी मरीज को ऐसा लगता है कि डॉक्टर ने कहा है कि एंजियोप्लास्टी भी हो सकती है, बाईपास सर्जरी भी हो सकती है, तो इस कंडीशन में हर इंस्टीट्यूट में एक हार्ट टीम होती है जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन और एनेस्थेटिक होते हैं। तो वो हार्ट टीम की मीटिंग में पर्टिकुलर केस डिस्कस करके डिसाइड किया जा सकता है कि किस मरीज में कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। डॉक्टर साहब, एक और श्रोता है जो हमारे से बात करना चाहते हैं, आइए उनसे बात करें। कार्यक्रम FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ पंचकुला से। हाँ जी मिसेस बेदी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप सब कार्डियो के डॉक्टर्स को मेरा सैल्यूट। डॉक्टर साहब, मैं हूँ 71 की। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, मुझे कोई और प्रिकॉशंस भी लेनी चाहिए हार्ट के लिए? नहीं, चूंकि आपको डायबिटीज़ है जो कि मुझे लगता है कंट्रोल में होगी, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, क्योंकि डायबिटीज़ का ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है और उम्र भी ज़्यादा है। तो एक हमारा टेस्ट होता है स्ट्रेस थैलियम का या CT कोरोनरी एंजियोग्राफी का, उससे हमें पता लग जाता है कि अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ कोरोनरी आर्टरीज में कोई ब्लॉक तो नहीं है। चूँकि आपको डायबिटीज़ काफ़ी समय से है तो वो एक टेस्ट आप करा लें, उससे कन्फर्म हो जाएगा कि अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ नहीं है। बाकी आपके फिजिशियन की एडवाइस के अकॉर्डिंगली आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें। ठीक है डॉक्टर। मिसेस बेदी, कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका शुक्रिया। हेलो जी, शशि भूषण जी। शशि भूषण, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, ये कलायत कैथल के पास है जी। जी, ऐसा है, मेरा इलाज चल रहा है जी PGI चंडीगढ़ से जी। जी, मैं 1.5 साल के बाद कोरोना की वजह से एक 4 तारीख को और एक 18 तारीख को गया था, गले में तकलीफ की वजह से जी। अब थोड़ा सांस की तकलीफ है जी, सांस चढ़ जाते हैं जी। डॉक्टर साहब, इन्हें बताइए कि सांस चढ़ने का क्या कारण हो सकता है? जब मैं चलता हूँ तो जी चलता हूँ, जब नहीं चलते जी, जब एक जगह खड़ा हो जाता हूँ जी, जब सांस लेने में तकलीफ होती है जी। चूँकि अभी PGI में OPD खुल गया है तो एक बार आप आके पूरा चेकअप करा लें। आपको एक बार PGI आना होगा क्योंकि OPD खुल गई हैं। डॉक्टर साहब, एक और श्रोता लाइन में और हम उनसे भी बात करेंगे। हेलो। हाँ जी, दीना कुकरेजा बोल रही हूँ जी, पिंजौर। सर, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाह रही हूँ सर, हार्ट से रिलेटेड। उनके सर पेन होती है कभी कभी हार्ट में, कई बार टेस्ट भी करा चुके हैं लेकिन टेस्ट में कुछ नहीं आता सर। आपके हस्बैंड की उम्र कितनी है? उम्र है जी 64। तो एक बार PGI कार्डियोलॉजी OPD में आके आप बता दें, कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं ECG, ECO और TMT, वो करके हम देख लेंगे कि कार्डियक प्रॉब्लम है या जो सीने में दर्द है वो किसी नॉन कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से है। उसी के अकॉर्डिंगली आपको एडवाइस करके ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है सर। जितने पुराने रिकॉर्ड हैं वो एक बार लेके आप आ जाइए, वो भी हम रिव्यू कर लेंगे और अकॉर्डिंगली आपको एडवाइस कर देंगे। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये तो हुई ट्रीटमेंट की बात। अब हम बात करते हैं कि जैसे ये बढ़ रहा है नंबर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का, तो क्या संभव है कि हम इसे रोक सकें, इसे प्रिवेंट कर सकें, कुछ ऐसा लाइफस्टाइल अपनाएं कि हमें हार्ट डिजीज़ हो ही ना? ये बड़ा अच्छा सवाल है कि हार्ट डिजीज़ हो ही ना। तो हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर, जैसा कि मैंने पहले बताया, 2 तरह के होते हैं, एक मॉडिफाइबल, एक नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर वो हैं जिसमें एडवांस एज, जेनेटिक फैक्टर। तो अगर एज आपकी ज़्यादा है तो हार्ट डिजीज़ को रोका नहीं जा सकता, तो ये हो गए नॉन मॉडिफाई। जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिस पे हमारा बस है, वो है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। ये है ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल करा जाए, स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो उसे रोकें, डायबिटीज़ अगर है तो उसको कंट्रोल करें। तो जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है वो हमारे कंट्रोल में है,
उनको हम मॉडिफाई करके हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, खुराक में जब आपने जिक्र किया मॉडिफाइबल फैक्टर्स का, तो वहाँ पर हम क्या अपनी खुराक में कुछ ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें रिस्क कम हो जाए? खुराक में मैं यही कहूँगा कि आप वेजिटेबल और फ्रूट ज़्यादा लें, एटलीस्ट 200 ग्राम पर डे से ज़्यादा वेजिटेबल एंड 200 ग्राम पर डे से ज़्यादा फ्रूट लें एवरी डे। साल्ट का अमाउंट रेस्ट्रिक्ट करें, लेस देन 5 ग्राम ए डे। रेड मीट और जो कि सैचुरेटेड फैट से डेयरी प्रोडक्ट हैं उनका कंजम्पशन कम करें। लेकिन खाने के अलावा फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दें, जिससे कैलोरी इनटेक अगर आपका ज़्यादा है तो वो बर्नआउट भी हो जाए। डॉक्टर साहब, आपने चर्चा में बार बार जिक्र किया कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ 2 मेन रिस्क फैक्टर्स हैं, तो इनकी वजह से क्यों हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? डायबिटीज़ की वजह से हमारा कोरोनरी आर्टरीज जो हार्ट की नाड़ियाँ हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन काफ़ी फास्ट होता है। हाइपरटेंशन की वजह से उनकी आर्टरीज की डिस्टेंसिबिलिटी कम हो जाती है और वो लॉन्ग टर्म में एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसे हम टर्म कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होना, वो होता है। हाइपरटेंशन की वजह से अदर देन हार्ट डिजीज़, जैसा कि हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर में हार्ट भी आता है और पूरा वैस्कुलर सिस्टम भी आता है। हाइपरटेंशन की वजह से कुछ दूसरे कॉम्प्लिकेशन लाइक पैरालिसिस और स्ट्रोक होना, गुर्दे ख़राब होना, रीनल फेलियर जिसे हम कहते हैं, वो भी हो सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब, स्ट्रेस के माहौल में जहाँ तनाव भी क्या एक रिस्क फैक्टर बन जाता है? हाँ, तनाव भी एक रिस्क फैक्टर है। तो मैं यही कहूँगा कि फिजिकल एक्टिविटी और रेगुलर एक्सरसाइज जो कि 30 से 45 मिनट एवरी डे 5 to 6 डेज ए वीक इंडिविजुअल को करनी चाहिए। उससे आपका फिजिकल फिटनेस भी रहेगी और मेंटल तनाव भी कम होगा। अगर आपको मेंटल पीस नहीं है, मेंटल टेंशन है घर पे या ऑफिस में, तो उसके कई तरीके, आप लीजर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, आप रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करें, और अगर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से भी इसका इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जाते जाते मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि जिन लोगों को हाइपरटेंशन है और वो दवाई लेते हैं, कुछ सालों तक दवाई लेने के बाद उनको लगता है कि हाँ वो ठीक है, फिर वो दवाई छोड़ देते हैं कुछ लोग, उस स्थिति में क्या हार्ट अटैक होने के चांसेस क्या रहते हैं? मैं यही कहूँगा कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट और रेदर हार्ट डिजीज़ का भी ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है। कई बार हमारा मरीज़ कहता है कि नहीं, 6 महीने दवाई ले ली, साल भर ले ली, अब सब ठीक है, हम दवाई रोक देते हैं। मेरी यही सलाह है कि आप फिजिशियन की, अपने ट्रीटिंग डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवाई ना छोड़ें, क्योंकि दवाई छोड़ने से उसके रिबाउंड साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं। कई बार मरीज किसी और बीमारी से हॉस्पिटल में जाता है और फिर ब्लड प्रेशर देखते हैं तो वो हाई होता है। तो चूंकि ये साइलेंट किलर है तो मरीज सोचता है कुछ टाइम के बाद में कि नहीं, अब मेरा ब्लड प्रेशर ठीक है और लेट मी स्टॉप द मेडिकेशन, विच शुड नॉट बी देयर। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने आपको बताया, एथेरोस्क्लेरोसिस या हार्ट की डिजीज़ होना, स्ट्रोक होना, गुर्दे ख़राब होना, ब्रेन में हेमरेज होना, ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है। अगर ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो इससे क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडिविजुअल की अफेक्ट होती है। तो उस कंडीशन में फिर किसी इंडिविजुअल को काफ़ी दिक्कत होती है। तो मेरी यही सलाह है कि जो भी आपको दवाई दी है आपके ट्रीटिंग डॉक्टर ने, वेदर इट इज़ फॉर हाई ब्लड प्रेशर, फॉर द डायबिटीज़, फॉर अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़, वो आप कंटिन्यू लें। अभी कोविड के पीरियड में पिछले 1.5 साल में थोड़ी सी दिक्कत होने से हेल्थ सर्विसेज भी अफेक्ट हुई हैं। कई मरीजों ने डॉक्टरों की कांटेक्ट नहीं करा है बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ द कोविड इन्फेक्शन। लेकिन मेरी यही उन्हें सलाह है कि जो भी आपको दवाई दी है वो आप रेगुलर लें। और अब चूंकि कोविड कुछ हद तक कम हो गया है, आप अपने फिजिशियन से मिलें और अपनी बीमारी जो कि क्या स्टेज है, कितनी बढ़ गई है या कम हो गई है, क्या मेडिकेशन है, उसको कम करना, ज़्यादा करना, वो सब सलाह लेके अकॉर्डिंगली काम करें। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के आखिर में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश दूंगा कि आप हेल्दी रहें और हेल्दी लाइफ स्टाइल एक्वायर करें। इसी से आपका स्वस्थ हार्ट रहेगा, क्योंकि आपको तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन मैं कहता हूं कि आपकी सर्विसेज से सोसाइटी को भी फ़ायदा होगा।
डॉक्टर राजेश विजयवर्गीय, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दिल को, अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अपने साथी संजीव दोसांझ को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी SK यादव और हेमराज ने। FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।